नमस्कार, स्वदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जब आप मोबाइल पर गेम खेलते हुए वक्त बिता रहे हो, उस वक्त गेमिंग कंपनियां करोड़ों कमा रही होती हैं और इसे ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कहें या पैसे का लालच। आज के हालात में काफ़ी हद तक देश में लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं। देश के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का करीब 80% आरएमजी गेम से जुड़े हैं और सरकार के बढ़ते बाजार को यहाँ देखा, बढ़ते बाजार को सरकार ने देखा और इस इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया गया है। आज स्वदेश विशेष पर हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा कि आखिर गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाने के क्या होंगे दूरगामी असर। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप ऑनलाइन गेम के दीवाने हैं तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ सकता है। जो जीएसटी स्लैब 18% से बढ़कर 28% हो सकता है। जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फाइनल फैसला लेगा। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू या खिलाड़ियों से प्लेटफॉर्म द्वारा वसूले जाने वाले कमीशन पर 18% जीएसटी का भुगतान करती हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रस्ताव दिया है कि पूरी की पूरी प्रतियोगिता राशि पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, वो भी 28%। इसके बाद उनको करीब 6 से 10 गुना ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा होता है तो गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। यार एक तो आउट नहीं हो रहा, ऊपर से तूने छोड़ के आया। क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स को छोड़कर कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 5 से 10% का ही मार्जिन लेते हैं। हमें ये जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिवली, जैसा कि हमने 6 मई को रिपोर्ट किया था, उसी तर्ज पे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने आज अपनी बैठक में इस बात को फाइनल कर लिया है और अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इस बात की सिफारिश की है कि कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। वहीं जीओएम की इस सिफारिश को ई गेमिंग फेडरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए 18% जीएसटी को बरकरार रखने की वकालत की है। उनके मुताबिक ऐसा करने से ये इंडस्ट्री हतोत्साहित और इस सेक्टर में 2025 तक कई गेमिंग कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में भी एंट्री कर लेंगी। इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम। फिलहाल भारत में करीब 1000 गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी गेम का मार्केट शेयर 95% से अधिक है। ऑनलाइन गेम के बढ़ते कारोबार का अंदाजा है कि कई सेलिब्रिटीज जैसे धोनी, गांगुली, विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ तक कि इन ऑनलाइन गेम इंडस्ट्रीज को विदेशी कंपनियों ने भी फंडिंग की है। अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक $1.6 बिलियन विदेशी निवेश हुआ है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जो ताज़ा तस्वीर है वो तो समझ ली है, लेकिन इसमें ताज़ा अपडेट क्या है और किस तरह के नए पैच ऐड हुए हैं, देश में गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर फिलहाल कैसी है, ये समझते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे से। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री फोकस में है और सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आपकी गेम ऑफ स्किल होते हैं, फिर गेम ऑफ लक होते हैं जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो ऑफ कोर्स ग्रे एरियाज़ हैं आपके गेमिंग में, तो उस पर फोकस रहेगा। लेकिन पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन की मार्केट है और अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो सिर्फ 1% मार्केट शेयर जो है आपको देखने मिलेगा। अब जो गेमिंग रेवेन्यू है मेजॉरिटी मतलब 90% कह सकते हैं मोबाइल सेगमेंट से आते हैं और ये जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन की और अगले 3 साल में ये डबल से ज़्यादा होने वाली है, इसका अनुमान है रिपोर्ट्स का। और आगे जाते हुए अगर मोबाइल यूज़र्स की बात करें, जिस तरह हम अपने फ़ोन देखते हैं, चेक करते हैं, तो मोबाइल गेमर्स भी रहते हैं जो अपने मोबाइल हैंडसेट से गेमिंग करते हैं, उनमें भी जो है 50% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए। और हमने जो है कुछ लिस्ट निकाले हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं
जो आपके गेमिंग स्पेस पे इंडिया में बहुत एक्टिव है। तो लिस्टेड प्लेयर्स में जो है ऑफकोर्स सबसे पहले नज़ारा टेक रहेगा। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प में भी लगभग 10% का रेवेन्यू जो है उनके ऑनलाइन गेमिंग से आती है, स्किल से, ऑनलाइन रमी सर्विसेज जो है उनकी। इसके अलावा जेंसा टेक और ऑन मोबाइल ग्लोबल में भी गेमिंग में एक्सपोजर है। अनलिस्टेड स्पेस में भी अगर बात करते हैं तो ड्रीम 11 बहुत फेमस ब्रांड है, स्पेशली ड्यूरिंग IPL में जो ये ब्रांड देखा जाता है ये फोकस में रहेगा। इसके अलावा पेटीएम की अनलिस्टेड आर्म है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उस पे फोकस है। फिर गेम्स टू विन और उसके अलावा मून फ्रॉग गेम्स और 99 फिल्म्स भी हैं। चलिए, तो यहाँ पर तो हमने आपको पूरे गेमिंग कारोबार की तस्वीर समझा दी है, लेकिन इसको लेकर अभी विस्तार से बात करते हैं। और मेन मुद्दा जिसको लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स पर जिस तरह की 28% GST अब लगने जा रही है, इसके दूरगामी इम्पैक्ट क्या होंगे, लेकिन ये किस लिहाज से लग रही है। तमाम बारीकियाँ जो शख्स इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहा है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी, उन्हीं से जुड़ते हैं और उन्हीं से समझते हैं। प्रकाश, हमें बताएं फिलहाल किस तरह से 28% GST लगाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है, क्या कुछ मामला है, पूरा बैकग्राउंडर हमको समझाइए। देखिए, आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की काफ़ी एक अहम बैठक हुई जिसका गठन 3 कैटेगरी ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के लिए जिस GOM का गठन हुआ था उसकी एक आखिरी बैठक हुई। उसने अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस जो है वो तैयार कर लिए हैं और अपनी सिफारिशों में GOM ने ये कहा है कि इन तीनों ही कैटेगरी पे 28% GST जो है वो लगनी चाहिए। हालांकि एक दलील ये भी दी जा रही थी खासकर ऑनलाइन गेमिंग के मसले में कि इंडस्ट्री का भी ये कहना था कि हर तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग है वो गैम्बलिंग नहीं है। कुछ गेमिंग्स में जो है वो स्किल भी काफ़ी इन्वॉल्व है, लिहाजा मतलब 28% GST एक साथ लगा देना हो सकता है कि इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह होगा, लिहाजा 18% और 28% के जो ऑप्शन है उसको तलाशे जाएं। लेकिन इस बात पर आखिर में सहमति बनी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और 28% GST स्लैब के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा जो कि 18% है। और इस पर एक आम सहमति बनी और इस तरह की सिफारिश जो है GST काउंसिल को की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर आदेश है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसको संज्ञान में रखते हुए उसके इंटेंट के साथ ही GOM ने अपनी सिफारिशें सौंपी है। लॉ मिनिस्ट्री से भी इसके बारे में संपर्क किया जाएगा और फिर अगले 1-2 दिन के अंदर आखिरी सिफारिश जो है वो GST काउंसिल को सौंप दी जाएगी। GST काउंसिल की बैठक जो है उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक या जून के पहले हफ्ते में हो सकती है और फिर इस पर आखिरी फैसला जो है वो GST काउंसिल को लेना है। लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की चर्चा आप कर रही हैं, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, सरकार के आंकड़े। अभी $2 बिलियन की इंडस्ट्री है, उम्मीद ये की जा रही है कि 2030 तक ये $27 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। लिहाजा अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस पर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, किस तरीके से GST काउंसिल इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी जो सिफारिश GOM ने सौंपी है वो 28% की सिफारिश सौंपी है और इसी के साथ अब ये आखिरी जो सिफारिश जो है वो GST काउंसिल को सौंप दी जाएगी। प्रकाश, मुझे ये बताइए कि ये जो टैक्स पर GST पर निर्णय लेने की बात है, ये मामला काफ़ी समय से चला आ रहा है। मुझे ये बताएं कि अब तक ये ठंडे बस्ते में क्यों था और किस तरह से अब जो एक्टिवली इस पर काम किया जा रहा है उसके पीछे क्या वजह है, क्या ट्रिगर था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह ये थी और सबसे बड़ी बाधा ये आ रही थी कि अगर आप 28% के स्लैब पर सहमति बना भी लेते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी चुनौती ये आती है कि फिर GST कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा। आखिर आप किस वैल्यूएशन पे GST कैलकुलेशन करेंगे, ओवरऑल वैल्यूएशन पे करेंगे या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करेंगे। इस मसले पर जो फिटमेंट कमेटी है उसने अपनी एक रिपोर्ट GOM को सौंपी। GOM ने इस पर आज चर्चा की और इस पर इस बात पर सहमति बनी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसीनो की बात कर लीजिए तो उसमें जो इनिशियल अमाउंट है, जो एंट्री अमाउंट है, उस पर GST लगाया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। कई स्टेट्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गोवा को ले लीजिए। गोवा में कैसीनो काफ़ी है, अभी 18% स्लैब में है, लिहाजा अगर इसको 28% पर लगाया जाता है और हर वैल्यू पर लगाया जाता है, हर ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है तो इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है कि ये इनिशियल अमाउंट
पे एंट्री फी पे इसको लगाया जाएगा जो भी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। इस पर सहमति बन गई है, लिहाजा इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर भी कई बार चर्चा हुई, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर चर्चा हुई। GOM में भी जो सदस्य हैं इन पर उनसे आम सहमति बनाने के प्रयास हुए। पिछली बैठक जो हुई उसमें इस बात पर सहमति बन गई थी कि ठीक है 28% के स्लैब के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ सदस्यों को इस बात पर एतराज़ था, जैसा कि इंडस्ट्री ने भी इस बात को उठाए थे कि हर तरह के गेमिंग को गैम्बलिंग मान लेना इंडस्ट्री के साथ इनजस्टिस होगा, लिहाजा इसमें एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। ये देखने की बात है कि कौन सा स्किल्ड गेमिंग है, कौन सा गैम्बलिंग है। लेकिन अब ये भी एक दलील आई कि फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है और अलग अलग करने से बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, दिक्कतें होंगी, लिहाजा इस बात पर सहमति बनी कि 28% के स्लैब को लेकर ही आगे बढ़ना है। सिफारिशें जो है वो सौंप दी गई हैं GST काउंसिल को, जैसा कि हमें सोर्सेस ने बताया कि अगले 2 दिनों में औपचारिक सिफारिश सौंप दी जाएगी। अब इस पर GST काउंसिल को फैसला लेना है कि आखिर इसमें GOM की ही सिफारिशों के साथ आगे बढ़ना है या फिर GST काउंसिल में बाकी सदस्य भी मौजूद होंगे, उनकी क्या दलीलें हैं, उसको देखने के बाद फिर GST काउंसिल अपना अंतिम फैसला जो है वो लेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें प्रकाश। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि अगर GOM की सिफारिशें मान ली जाती हैं, 28% GST लगा दिया जाता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या होगा, किस तरह से टैक्सेशन लागू होगा, अब इस पर ही हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, जय सेठा गेमिंग मामलों के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश जैन को फाउंडर 8-Bit SHUL स्पोर्ट्स, पंकज महेंद्रू चेयरमैन ICA। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल मैं लोकेश जैन से लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ने जा रही है। अभी भी अगर हम देखें ताज़ा हालात में लगभग जो आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 45,000 के करीब लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। अगर हम FDI की बात करें तो लगभग $1.6 बिलियन का FDI आपको इस इंडस्ट्री में आता हुआ दिखाई देगा। अब जो टैक्सेशन लागू होने की बात हो रही है, इसका किस तरह का इम्पैक्ट अब अपनी इंडस्ट्री पे पड़ता हुआ देखते हैं लोकेश? तो वही इसमें जैसे आपके कलीग ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, स्किल्ड बेस्ड एंड गैम्बलिंग। अब जो स्किल्ड बेस्ड गेमिंग सेगमेंट है उस पे आई थिंक इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आई थिंक स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगने से काफी कुछ बैकफुट पे आना चाहिए, बिकॉज स्किल बेस्ड गेमिंग सारी की सारी ई स्पोर्ट्स एथलीट्स के ऊपर चलती है, जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स में होता है। ऑलरेडी जितने भी एथलीट्स है, जितने भी प्लेयर्स है गेम के अंदर, जितने भी कंपनीज है, ऑलरेडी कैजुअल टैक्स प्राइस पूल के ऊपर 33% डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रही है। उसके ऊपर से किसी भी एथलीट के ऊपर GST लागू हो जाना 28%, आई थिंक बिना रेगुलेशन आए, मतलब will they remove the casual tax and put it to a 28% state tax? वो एक बात वाजिब समझ में आती है जो हम लोगों को 3 साल से इंडस्ट्री में देखते हुए हो गया। बट 33% कैजुअल टैक्स के बाद 28% टैक्स, आई थिंक वो एथलीट्स के लिए भी और जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स है जो कंपनीज चला रहे हैं, उनके लिए भी तकलीफदायक स्थिति बन सकती है। लेकिन चलिए थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करते हैं जय से, क्योंकि ये लगातार इस पर मुखर होकर बोलते भी आए हैं, कई आर्टिकल्स भी हमने आपके पढ़े हैं जय इसको लेकर। हमें समझाइए कि किस तरह से इस टैक्स को लागू किया जा रहा है और उससे भी पहले जो डेफिनेशन की क्लैरिटी की ज़रूरत है वो किस तरह से दी गई है। इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये GOM की जो रिपोर्ट है अभी तक वो फाइनली सबमिट करी नहीं है। ये जो भी हमें खबर मिल रही है वो आप जैसे मीडिया के जरिए खबर मिल रही है, तो इसमें क्या फाइनल उनके रिकमेंडेशन है ये अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट किसी तरह से सार्वजनिक अभी तक किया नहीं है GOM ने, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर वो 18 से 28 कर रहे तो इसमें कसिनो और हॉर्स रेसिंग पे तो ऑलरेडी 28% टैक्स GST लग रहा था। तो ये चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि वो 28% हॉर्स रेसिंग और कसिनो पे तो लग ही रहा था, वो लोग भर भी रहे थे। तो सिर्फ रही बात ऑनलाइन गेमिंग की, अब 18 से 28 हो रहा है, पर इस पे क्या वैल्यूएशन है जो आपके कलीग ने भी बताया था, वो बहुत जरूरी है समझना कि वो वैल्यूएशन क्या प्लेटफॉर्म फी पे होगा या कॉन्टेस्ट एंट्री फी पे होगा, या जैसे कि मैं 100 रुपए अगर दे रहा हूं
तो उस पूरे 100 रुपए जिससे मैं गेम खेल रहा हूँ उस पे 28% टैक्स लगेगा, या फिर उस 100 रुपए में से गेमिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की जो कमाई है 10 रुपए, उस पे 28 रुपए लगेगा, या फिर ये इनिशियल जो एंट्री फी मैं भर रहा हूँ 100 और उससे कई बार गेम खेल रहा हूँ तो उस 100 पे सिर्फ एक बार ही 28% टैक्स लगेगा। तो मेरे ख्याल से अभी हमें और थोड़ा वेट करना चाहिए और क्लैरिटी की जीओएम के रिपोर्ट से, और उसके बाद जीएसटी काउंसिल में क्या पेश होता है वो भी हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही क्लैरिटी आनी चाहिए। और मेरा ये मानना है और इंडस्ट्री के लोगों का भी ये मानना है कि 28% लगाए तो भी ठीक बात है, क्योंकि काफी इंडस्ट्री 28% टैक्स भर रही है, ना कि ऑनलाइन गेमिंग। सीमेंट भर रही है, कोका कोला और दूसरे कोल्ड ड्रिंक भर रहे हैं, तो 28% अपने आप में एक गलत बात नहीं है, पर वो प्लेटफॉर्म फी पे होना चाहिए, ना कि पूरे कॉन्टेस्ट एंट्री फी पे जो बाकी प्लेयर को बांट दिया जाता है। जो गेमिंग कंपनी की कमाई है उस पे 28% लगना चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे बताइए अजय, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनली इन तमाम टैक्सेशन रूल्स को एट पार बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में विदेशों में किस तरह से टैक्सेशन लागू होता है? क्या ये केवल उन ऐप्स की कमाइयों पर लगता है, या जैसे कि हमने कहा कि कॉन्टेस्ट फीस पर लगाने की बात चल रही है, टैक्स स्ट्रक्चर विदेश में कैसे लग रहा है? विदेश में जैसे यूके हो गया, यूरोप की बाकी देश हो गए, अमेरिका हो गया, या सभी देशों में सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमाई पर या फिर कैसीनो या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की कमाई पे लगता है। वो 15% एवरेज एक मान के चलते हैं, सारी कंट्री का स्टडी करे तो 15-20% के लगभग मान के चलते हैं। बट कई देश ऐसे भी है जो 25-30% भी लगाते हैं, बट सारे देश सिर्फ प्लेटफॉर्म फी या ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की कमाई पे लगाते हैं। कोई भी देश पूरे एंट्री फी पे नहीं लगाता, या पूरा जो कॉन्टेस्ट वैल्यू है उस पे कोई देश नहीं लगाता। तो यदि पूरे कॉन्टेस्ट फी पे एंट्री फी पे लगाते हैं तो फिर ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर प्लेटफॉर्म फी पे अगर 28% लगाते भी है तो मैनेजेबल सिचुएशन है, और इस पे इनपुट क्रेडिट भी मिलता है, और काफी कंपनीज बहुत हेवी मार्केटिंग और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, तो वो रैशनलाइज करके 28% ऑन प्लेटफॉर्म फी मैनेजेबल है। अगर 28% ऑन कॉन्टेस्ट फी लगाते हैं तो इसमें लीगली भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो मैं मुझे लग रहा है कि जो ये गेमिंग कंपनियां है वो इस पे मुकदमा जरूर दर्ज करेगी और इस पे कोर्ट पे जाएगी अगर जीएसटी काउंसिल ये प्रपोजल फाइनल करता है। चलिए, तो आपके मुताबिक यहाँ मामला खत्म नहीं होगा। पंकज महेंद्र साहब क्या मेरे साथ अभी हैं? क्योंकि आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब जुड़ेंगे हमारे साथ तब इनसे बात करेंगे, सवाल लेंगे। लेकिन लोकेश, मुझे आप ये बताएं कि अब ये किस तरह का टैक्सेशन आप प्रेफर कर रहे हैं? जिस तरह से जय ने समझाया है कि अगर कमाई पर लगे तो फिर भी एक बार गेमिंग इंडस्ट्री को सर्वाइव करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी एज एन इंडस्ट्री और एज अ गेम ओनर डेवलपर? क्या क्या आपको दिक्कतें, चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी मैम, जैसे जय ने बताया, आई 100% एग्री ऑन विद हिम। मतलब जो कॉन्टेस्ट फी है उस पे पूरा टैक्स लगा देना एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है एक ऑलरेडी फिगर में से, प्लस उसके ऊपर कैजुअल टैक्स जो हर स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लगता आ रहा है, जो हम देते ही आ रहे हैं। तो एक बहुत कम रूम मिलता है, ऑलमोस्ट 48% का रूम रह जाता है अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें टू प्ले ओवर। उसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी है, एथलीट्स की सैलरीज भी है, एथलीट्स का प्राइस पुल शेयर भी है। तो आई डोंट थिंक मतलब ये फेयर होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि पूरे कॉन्टेस्ट फी पे 28% जीएसटी लगा देना। एंड आई एग्री कि अगर प्राइस पूल की विनिंग्स पे, प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाया जाए तो हम ऑलरेडी 18% दे रहे हैं, तो उससे 28% देने में आई डोंट थिंक कि किसी को तकलीफ होनी चाहिए। कमाई का स्ट्रक्चर अपना जरा बताइएगा, किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो है वो कमाई करती हैं? ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की बात करें तो उनके दो जरिए हैं। एक तो ई स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं, जो प्लेयर्स के थ्रू गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके की, उसके प्राइस पूल की विनिंग का जो एक मेजर चंक आता है, दैट इज द प्राइस पूल विनिंग। एंड देन स्पॉन्सरशिप्स। तो अभी स्पॉन्सरशिप्स में ऑलरेडी 18% का जीएसटी लागू है, जो कि इतना तकलीफदायक सिचुएशन में नहीं आता, बट दैट्स अगेन वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पे आता है।
अगर रेगुलेशंस आने के बाद ये पूरे अमाउंट पे लग जाता है, प्राइस पूल के अमाउंट पे लग जाता है, तो काफी बड़ा एक मार्जिन जो है, एक जो रूम मिलता है हर ऑर्गेनाइजेशन को प्ले करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस करने के लिए, तो काफी सेटबैक लगेगा किसी भी स्पोर्ट्स कंपनी को। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर तो जो भी स्पोर्ट्स कंपनी है उनका दो ही रहता है, या तो प्राइस पूल विनिंग्स या स्पॉन्सरशिप्स का। सो आई थिंक प्राइस पूल विनिंग्स में भी काफी इफेक्ट होगा अगर ये कंप्लीट, जैसे जय ने बताया कि कंप्लीट एंट्री फी पे अगर ये लोग टैक्स लगा देते हैं तो वो काफी बड़ा एक चंक जो है डिस्टर्ब होगा इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स अभी तक चलते आ रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। जय, इसके सीवियर इम्पैक्ट आपको इस पूरे सेक्टर पर कैसे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस एफडीआई इन्वेस्टमेंट की हमने बात की है $1.6 बिलियन, क्या उसको झटका लगता हुआ जो है आप देखेंगे अगर यहाँ पर 28% हम कॉन्टेस्ट फीस के तौर पर टैक्स को लगता हुआ देखें तो? लगता है तो जरूर, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा झटका होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रुकने की संभावना है। जो कंपनियां हैं वो कैसे आगे चल के अपने बिजनेस मॉडल को चलाएगी, उस पर भी एक शंका पैदा होती है। तो अगर ये लगता है तो ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इससे कैसे बाहर आए वो एक बहुत बड़ा सवाल है। परंतु मैं और एक बार कहना चाहता हूँ कि ये अभी तक फुल्ली क्लियर नहीं है कि किस पे लग रहा है 28% और कैसे लग रहा है। तो लेट अस वेट एंड वॉच। और दूसरी चीज, इस पर मुकदमा भी होगा। जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जज ने ऑलरेडी हॉर्स रेसिंग पे पूरे वैल्यू पे 28% था, उसको स्ट्राइक डाउन किया था, जो अभी 2 जज की बेंच के पास है कर्नाटका में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया हुआ है। तो इस पे बहुत मुकदमे होंगे और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी ये चैलेंज साबित होगा कि ये कोर्ट में भी इसको साबित करे कि क्यों पूरे अमाउंट पे कर रहे हैं और सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पे नहीं कर रहे। और इस पे तीसरी बात ये भी है कि अगर ये 28% पूरे कॉन्टेस्ट फी पे करते हैं तो लोग सिर्फ सीधा ब्लैक में करने लगेंगे। बाहर की विदेशी कंपनियां जो 0 टैक्स भर रही है, कोई कंप्लायंस नहीं कर रही है, या इंडिया में भी कंपनियां और लोग ब्लैक में चलाने लगेंगे, अंडरग्राउंड चलाने लगेंगे। तो इसमें रेवेन्यू को नुकसान ही होगा अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और टैक्स डिपार्टमेंट को जो ये हजारों करोड़ अभी दे रहे टैक्स, वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। लोकेश, ब्लैक मार्केट की मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मौजूदा समय में ये मार्केट कितना बड़ा है, गेमिंग इंडस्ट्रीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज ऑलरेडी ये ब्लैक मार्केट है। गेमिंग इंडस्ट्री में अभी ऑनलाइन गेमिंग में हमको पिछले 1 साल में पोस्ट कोविड ब्लैक मार्केट का कुछ ऐसा लंबा चौड़ा सुनाई में ना, मतलब कुछ ऐसा नजर नहीं आया है कि पहले होते थे, बहुत सारे इवेंट्स होते थे, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स होते थे, जो कि जैसे जय ने बताया कि ब्लैक मनी में या 2 नंबर के पैसे में प्राइस पूल पे चलते थे। बट पिछले 1-1.5 साल से स्पेशली पोस्ट कोविड जो देखते आ रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजर बेस्ड टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं वो ही परमिशन दे रहे हैं टूर्नामेंट्स होस्ट को। दे आर कवरिंग अप, वो सारा प्राइस पूल को कवर अप करने के बाद जो इम्पैक्ट रहता है, जो इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए प्रॉपर रिसर्च करके परमिशन देते हैं टूर्नामेंट कराने का। तो ब्लैक मार्केट में अभी छोटे लेवल पे बहुत मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑनलाइन गेमिंग में छोटे लेवल पे कुछ चलता हो तो उसके बारे में हम लोगों को इतना अभी तक जो है नॉलेज नहीं है। बट बड़े लेवल की बात करें तो आई डोंट थिंक सो। एक नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो कहीं पे ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक है स्पोर्ट्स के अंदर, ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग। मैं स्किल्ड बेस्ड गेम्स की बात कर रहा हूँ। जय, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, इस टैक्स का हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साफ तौर से बड़ी कंपनियों पर ही पड़ता हुआ देखेंगे। क्या छोटी कंपनियां आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएंगी और मिल जाएंगी इस पूरे टैक्स रिजीम में? कंपनियां के लिए तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी कंपनी तो एक बार के लिए फिर भी कुछ महीनों तक या कुछ 1-2 साल तक सरवाइव कर सकती है, क्योंकि उनके पास फंडिंग है, बाहर से निवेश आया हुआ है। तो उनके लिए सरवाइव करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी, संभावना है 1-2 साल के लिए, क्योंकि उनके पास एक वॉर चेस्ट फंड है। और जो बड़ी लीग करती है कंपनियां करोड़ों की, तो उसपे 28% एब्जॉर्ब करना फिर भी संभव है। छोटी कंपनियां के लिए तो ये एक डेथ नेल की तरह है।
इनको बचना ही बहुत मुश्किल है। और अगर ये प्रपोजल लागू होता है 28% कॉन्टेस्ट फी पे, तो मुझे लगता है काफी कंपनियों के बंद होने की भी संभावना है। चलिए, तो यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह का फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि अगर 28% जीएसटी लगा दिया जाता है तो यहाँ पर हमारी जो उभरती हुई गेमिंग इंडस्ट्री है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आगे भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है, उसके भविष्य में कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ हमें आती हुई दिखाई देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।